हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास से बाई एडी सर। आप लोगों को आज बताया जाना था अस्थायित्व के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्पेशल फॉर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का अस्थायित्व की गणना कैसे करेंगे, है ना। तो आप एक चीज ध्यान देंगे, अस्थायित्व कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इसके कुछ बिंदु होते हैं, बिंदुओं के बारे में ध्यान देंगे और इन बिंदु के आधार पर अस्थायित्व की गणना करते हैं, ठीक है। पहला चीज होता है, एक ही देखोगे, जैसे कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कैसे, ठीक है ना। पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कैसे, ये भी ध्यान देंगे। स्टेप वाइज जो होते हैं धातु परमाणु लिगेंड से जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। कैसे स्टेप वाइज जुड़ते हैं, जैसे मान लो कोई मेटल यम है, उससे कोई धातु जुड़ा यल, और आपका जो बनने वाला काम कोई लिगेंड जुड़ा यल, तो उस अवस्था में जो बनने वाला कंपाउंड क्या है, यमेल हो गया, ठीक है। फिर इसी रूप में यमयल से फिर यल जुड़ा, आपका क्या बन गया, यमयल2 बन गया। इसी तरीके से यमयल से यमयल2 से यल जुड़ा, और उस अवस्था में क्या है, यमयल3 हो गया। इसके लिए स्थिरांक K1 है, K2 है और क्या है, K3 है। इसी तरीके से यमयल3 है, यल है, और यहाँ पर देखोगे यमयल4 बन गया। अगर इनके लिए के का मान निकालें, ठीक है ना, एक ये क्या स्टेबिलिटी स्थिरांक बोला जाता है। उस अवस्था में आपको मालूम है द्रव अनुपाती क्रिया के नियम के आधार पर स्थिरांक उत्पाद अणुओं की सांद्रता बटे अभिकारी अणुओं की सांद्रता वही है। तो K1 आप लिखोगे क्या, एक्टिव मास यमएल बटे एक्टिव मास यम इंटू एक्टिव मास यल के। इसी तरीके से K2 लिखोगे एक्टिव मास यमएल2 बट बाई एक्टिव मास यम यल इंटू कितने के, एक्टिव मास यल के। इसी तरीके से K3 लिखोगे इक्वल टू यमएल3 बाई एक्टिव मास यमएल2 इंटू एक्टिव मास यल के। इसी तरीके से K4 इक्वल टू करोगे यमएल4 बाई एक्टिव मास यमएल3 इंटू एक्टिव मास यल की, है ना। ये क्या है, सारे के सारे स्टेबिलिटी कांस्टेंट होते हैं। जिसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान जितना अधिक होता है उसका अस्थायित्व भी क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। अब देखोगे अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें, है ना, K1 K2 K3 K4, तो देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होता चला जाएगा। कौन कौन कैंसिल होगा, देखो जैसे K1 है इंटू K2, है ना, यमएल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। K3 K2 से क्या करोगे, यमएल2 कैंसिल होगा, यल कैंसिल होगा। ऐसे आप अगर करते जाते हैं तो मान लो यन टर्म तक लिया जाए, तो उस अवस्था में आप लिखोगे बीटा एन इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K, है ना, 4 इंटू डॉट 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 सो वन, जो भी हो। अब यहाँ पर सवाल होता है ये बीटा क्या होता है ना। बीटा क्या है, ये जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है, यानी कि ये टोटल स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान होता है, ठीक है ना। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर मान लो यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, या बीटा एन इक्वल टू टोटल को के आई मान लेते हैं, ठीक है ना, या के आई इक्वल टू 1 बाई बीटा क्या हो जाएगा, एन टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसी को ध्यान दिए रखेंगे, ठीक, बात बराबर। तो आप इस पर एक सवाल भी दिए गए हैं, दिया गया है कि जैसे अगर कोई लिगेंड है, लिगेंड के लिए अगर बीटा एन का मान इतना है तो उसके स्टेबिलिटी स्थिरांक की गणना करो, तो के आई इक्वल टू 1 बाई बीटा एन से कैलकुलेट कर लेते हैं। आया, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक।
बात बराबर। देखें अब इसमें एक चीज बताया मैंने, जिसके लिए K1 का मान ज्यादा होगा स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे का सवाल देखेंगे, ध्यान देंगे, जैसे सवाल पर आइए देखा जाए। देखो मान लो कोई रिएक्शन है, ऐसा दे दिया गया है, यहां पर ए ले लेता हूं, CuNA3 का होल 4 SO4 दे देता हूं। इसके लिए K1 बराबर दे देता हूं कि मान लीजिए 2.5 इंटू 10⁻, आपका क्या है 7 हो जाए। इसी रूप में मान लेता हूं CuNH3 का होल 12 Cl2। इसके लिए K2 का मान दे देता हूं 5 गुणे 10⁻⁻4 दे देता हूं, और पूछ लेता हूं उसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। पहला सवाल देखेंगे तो जिसके लिए K1 का मान ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा, अर्थात ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यानी कि जिसके लिए स्टेबिलिटी स्थिरांक का मान ज्यादा होगा उसके लिए CFSE का ऊर्जा भी ज्यादा होगा, और जिसके लिए किर्चॉफ फील्ड स्ट्रेटिंग एनर्जी का मान अधिक होगा उसका लिए अस्थायित्व भी उसका अधिक होगा। ठीक, पहला कंडीशन। अब आइए ध्यान देंगे, एक तो आपको पहला कंडीशन ये बताया गया, दूसरा होता है चार्ज डेंसिटी होता है ना, आवेश घनत्व। ध्यान देंगे क्या होता है, अगला क्या है, आवेश घनत्व जो होता है। आवेश घनत्व बराबर होता क्या है, चार्ज बटे यहां पर क्या होता है, आवेश है, आवेश बटे रेडियस ऑफ आयन का, यानी कि आयन की त्रिज्या, आयन की क्या है त्रिज्या। आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटे आयन की क्या है त्रिज्या हो, है ना। यानी इसमें एक चीज ध्यान देंगे, जो आयन जितना छोटा होता है, देखिए जो आयन जितना छोटा होता है उसकी अस्थायित्व उतनी अधिक होती है, उतनी अधिक होती है, और CFSE का मान अधिक होता है, का मान क्या है अधिक होता है। एक चीज आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, है मैंने क्या बोला, जिसके आवेश का मान है ना, मैंने जिसके जो आयन जितना छोटा होता है उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। जैसे मान लिया जाए Mn पर डबल पॉजिटिव मैग्नीज, Fe पर डबल पॉजिटिव फेरिक, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकेल, कापर और आपके क्या है जिंक है। अगर मान लो इसी पे एक और ले लेता, छोड़ो कापर, Na पर डबल पॉजिटिव और Cu पर डबल पॉजिटिव। इसमें देखेंगे बाएं से दाएं जैसे जाते हो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ त्रिज्या का मान क्या होता है, ऑलरेडी घटता चला जाता है। इस कारण से इस पर क्या होगा, सीधे देखो जैसे जैसे धनायन का आकार छोटा होगा अस्थायित्व का मान भी उतने ही अधिक होगा। चार्ज बढ़ने पर क्या होता है, CFSE का मान बढ़ता है और अस्थायित्व बढ़ता, ये भी ध्यान देना। चार्ज बढ़ने पर CFSE का मान बढ़ता है, जिससे अस्थायित्व बढ़ता है। ध्यान देना क्या है, जिससे अस्थायित्व बढ़ता है।
जैसे देखो चार्ज, मैंने कहा चार्ज बढ़ने पर स्थायित्व क्या होता है, बढ़ जाता है। एज एग्जाम्पल तौर पे देखो Fe(Cn) का होल 6 है, पर इस पर +2 आवेश -2, -2 आवेश कर देता हूं। चलो देखो मैं ऐसा करता हूं, इस पर +2 आवेश करता हूं, ठीक है ना। अगला देखो Cn का होल 6 है मान लो, इस पर आपको क्या कर देता हूं, -3 आवेश कर देता हूं। अब सवाल ये होता है यहां पर चार्ज किसका ज्यादा है, जिसका चार्ज ज्यादा है स्थायित्व ज्यादा होगा। यहाँ कितने चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं। यहाँ कितने चार्ज है, 2 चार्ज हैं। जिस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। बात क्लियर। अगला देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने पर भी स्थायित्व क्या होता है, बढ़ जाता है, ये भी ध्यान देना। और सवाल होता है यहाँ पर देखो भाई क्या बोला, अगला बोला विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने पर क्या है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने पर स्थायित्व बढ़ जाता है। अब पहला सवाल रिलेटेड देखिए भाई, यहाँ पर चार्ज बढ़ने पर यहाँ देखो, ठीक है ना। हाँ वही, जो आयन जितना छोटा होता है, जो आयन जितना छोटा उसकी विद्युतात्मकता भी उतनी ही अधिक होती, वही नियम है। तो जैसे जैसे आपसे बताया गया विद्युतात्मकता का मान बढ़ेगा, स्थायित्व का मान क्या होगा, बढ़ेगा, है। अगला एक कंडीशन देखेंगे, जो स्ट्रांग जो होते हैं फील्ड एलिमेंट की उपस्थिति में CFeC का मान बढ़ता है, और जिसके कारण उसका स्थायित्व भी बढ़ता, ये भी ध्यान देंगे। अगला क्या है वो भी लिख दें, हाँ, स्ट्रांग क्षेत्र लिगेंड के उपस्थित में CFSE है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी, है ना, क्रिस्टल फील्ड की उपस्थिति में CFSE बढ़ता है, जिससे संकुल की स्थायित्व, संकुल की स्थायित्व क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्यान देते रहिएगा सब चीज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता, आते भी हैं। देखो स्ट्रांग फील्ड एलिमेंट क्या होते हैं, वीक फील्ड एलिमेंट क्या होते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, है ना, यानी कि जिस लिगेंड के पास केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कोई शेष न बचे, वह इनर होता है। इनर वाले क्या कर रहे हैं, स्ट्रांग फील्ड एलिमेंट कहलाते हैं। जो आउटर वाले होते हैं क्या होते हैं, वो आपके वीक फील्ड एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे आप देखोगे स्ट्रांग फील्ड एलिमेंट में Cn जैसे होता है, Cn है, En है, NH3 है, ये सब क्या है, स्ट्रांग फील्ड एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं, है ना। इनके प्रेजेंटेशन में स्थायित्व का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखो यहाँ पर K4FeCn का होल 6 लेता हूं, है ना, और K4FeF6 लेता हूं, ठीक है ना। इन दोनों में स्थायित्व कौन होगा, पहले देखो ये क्या है, ये आपका क्या है, बाह्य क्षेत्र लिगेंड है। ये क्या है, आंतरिक क्षेत्र लिगेंड है, यानी स्ट्रांग लिगेंड है। इस कारण से इसका स्थायित्व इसकी अपेक्षा क्या होता है, अधिक हो जाता है। कन्फर्म, देखें क्लियर हुआ। अगला एक नियम और देखेंगे, बेसिक लिगेंडों का बेसिक गुण बढ़ने पर भी स्थायित्व का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। देखो क्या बोला मैंने,
लिगेंड का बेसिक गुण बढ़ने पर स्थायित्व बढ़ जाता है, स्थायित्व बढ़ जाता है। देखो भाई, जैसे बेसिक गुण में है, आप देखो यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पे से बेसिक गुण में आपका अमोनिया होता है, एथिलेमीन होता है ना। इन सब के बेसिक गुण क्या होते हैं? अधिक होते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखो CuNH3 का होल 4 पर धन 2 आवेश और CuCl4 पर -2 आवेश। देखो ये क्या है, इसका बेसिक नेचर का मान इससे क्या है? अधिक है। इस कारण से इसका स्थायित्व क्या होता है? अधिक हो जाता है। कन्फर्म? क्लियर? इसी रूप में एक आध और एग्जाम्पल देख लें। जैसे देखो नीचे दिखाई पड़ेगा, हाँ पढ़ना चाहिए। जैसे मान लो Cr यहाँ पर F6 है पर -3 आवेश और Cl6 पर -3 आवेश। देखो दोनों की आक्सीकरण संख्या 3 ही आएगी, कोई चार्ज कोई तो दिक्कत है नहीं यहाँ पर व्यवहार। अब यहाँ पर देखो कि कौन किसका बेसिक गुण अधिक होगा, किसका बेसिक गुण कम होगा। फ्लोरीन का बेसिक गुण का मान क्लोराइड आयन से अधिक होता है, इस कारण से ये क्या होगा? ज्यादा अस्थायी होगा और क्लोराइड वाला क्या होगा? कम अस्थायी होगा। ठीक, क्लियर? देखें, नोट्स कर ले, नोट बना ले। हो गया? मिटा दे। देखो चल चलो मेरे यार कहीं, चलो चलो, देखो मिटा दो फटाफट फटाफट। चलो 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 चलो। देखो एक चीज और आज इस पर देखेंगे। दूसरा जो होता है केंद्रीय धातु के लिए प्रयोग किए गए डी ऑर्बिटल पर भी निर्भर करता है ना। आप ध्यान देंगे केंद्रीय धातु आयन के प्रयोग किए गए डी कक्षक पर ध्यान देंगे। आप डी कक्षक की बात होती है, देखो 5D ऊर्जा की बात होती है, 4D और क्या है आपका। अब इसमें एक चीज देखेंगे, अगर जिसमें 3D है 4D के अपेक्षा ज्यादा अस्थायी होगा तो ज्यादा गति, और 4D का 5D की अपेक्षा। जैसे आप यहीं पर एक चीज ध्यान देंगे, एग्जाम्पल तौर पर एक मिटा दे थोड़ा सा। जैसे ZnNH3 का होल 4 पर धन 2 आवेश कर दें। अगले में लिख दें जिंक कैडमियम पारा CdNH3 का होल 4, इस पर भी हम क्या कर दे दो? धन 2 आवेश कर दे। देखिए इसमें जो जिंक है ये 3D कक्षक का यूज कर रहा है, यहाँ पर कैडमियम क्या है? ये आपके 4D कक्षक का यूज कर रहा है ना। जो न्यूनतम डी कक्षक ऑर्बिटल यूज करता है उसका स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। तो आपका क्या होगा? टेट्राएमीन जिंक सेकेंड आयन ये क्या है? ज्यादा अस्थायी होगा अपेक्षा टेट्राएमीन कैडमियम सेकेंड आयन के। बात क्लियर? अगला होता है उसके स्ट्रक्चर पर भी निर्भर करता है। जैसे वर्ग समतली अष्टफलकी और चतुष्फलकी। अगर देखेंगे स्ट्रक्चर वर्ग समतली है, समतली है, वो ज्यादा स्टेबल होगा अपेक्षा किसके? अष्टफलकीय के, अष्टफलकी के। और अष्टफलकी ज्यादा स्टेबल होगा किसके? चतुष्फलकीय के। ध्यान देना, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर की। ठीक है ना, एक चीज ध्यान देना। ठीक,
तो वर्ग समतलीय की स्टेबिलिटी सबसे अधिक, फिर अष्टफलकीय की, फिर क्या होती है चतुष्फलकीय की। कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ। अगला एक पॉइंट और देखिए, उदासीन लिगेंडों की द्विध्रुव आघूर्ण का मान जितना अधिक होता है संकर उतना ही अधिक अस्थायी होता है। मैंने क्या बोला कि ध्यान देंगे, उदासीन लिगेंडों की द्विध्रुव आघूर्ण जितना अधिक होता है ना। क्या बोला मैं, उदासीन लिगेंड के द्विध्रुव आघूर्ण का मान जितना अधिक होता है, ठीक है ना। क्या बोला, उदासीन लिगेंड के द्विध्रुव आघूर्ण का मान जितना अधिक होता है संकर उतना ही अधिक अस्थायी होता है। संकर उतना ही क्या है, अधिक अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। ये भी आप ध्यान देंगे, जैसे आपको ध्रुव आघूर्ण की बात होती है ना। आप यहां पर देखें Na3 ग्रेटर देन CH3NH2 ग्रेटर देन CH3 का होल ट्वाइस NaH ग्रेटर देन CH3 का होल ट्वाइस N, ठीक है ना। ये आपके क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम होता है, ठीक है ना। और जिस ये अस्थायित्व पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। एक और पॉइंट है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पाई बंध बनाने वाले लिगेंड अधिक अस्थायी होते हैं, है ना। क्या बोला था मैंने, देखो पाई बंध बनाने वाले लिगेंड का अस्थायित्व अधिक होता है, अस्थायित्व अधिक होता है। बात है, जिसमें जितने पाई बंद होंगे अस्थायित्व का मान क्या होगा, उतना ही अधिक होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे ले माने FeCO का होल 5, ठीक है ना। यहां पर मान लो धन 3 लगा देता हूं, अगली बार में लिख देता हूं FeCl5, यहां पर धन 3 भी लगा देता हूं। देखो यहां पर CO में आप देखो पाई बांड उपस्थित होगा कि नहीं होगा। जहां पर पाई बांड होगा अस्थायित्व का मान बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अस्थायित्व का मान ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या इससे ज्यादा अस्थायी होगा। कन्फर्म हुआ। अगला देखेंगे, कीलेट वलय जो है संकर अधिक अस्थायी, कीलेट वलय जो होता है संकर वह अधिक अस्थायी होता है, ठीक है ना। देखो क्या बोला मैंने, कीलेट वलय संकर अधिक अस्थायी होता है, ठीक। जैसे आप देखोगे यहां पर, ध्यान देंगे, मिटा रहा उसको, देखो चलो चले, देखो जैसे कहने का मतलब मेरे यहां इसमें कौन ज्यादा अस्थायी होगा, लिख दे रहा हूं। जैसे F6 पर -3 आवेश, FeCl का होल 6 पर -3 आवेश, FeCl6 पर -3 आवेश, है ना। फिर FeC2O4 का
4 टॉयस पर -3। अब इसमें पूछ लेता है सर्वाधिक अस्थाई कौन होगा, कन्फर्म हुआ। अब देखोगे ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। देखो चार्ज सब पर बराबर है, ऑक्सीकरण संख्या सबकी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, यह F6 है, या CN है, या क्लोरीन है, और ये C2O4 है। जो C2O4 होता है ये आपको कीलेट बनाता है, याद होगा ऐसा, ओ है ना, ये आपका क्या बनाता है, कीलेट बनाता है। और कीलेट बनाने के कारण ये मैंने बताया कि जिसमें कीलेटिंग पावर होता है वो उतने ज़्यादा अस्थायी होता है। ऐसे आप देखोगे CO यहाँ देखें इस तरीके से ये आपका क्या करता है, कीलेट बना लेता है, ठीक है ना। आप देखोगे CO यहाँ पर O और ऐसे क्या करता है, आपका कीलेट बनाता है। कीलेट बनाने के कारण ये ज्यादा अस्थायी होता है, ठीक है। तो सर्वाधिक अस्थायी कौन हो गया भाई, देखो सबसे ज्यादा अस्थायी हो गया फोर्थ, ठीक है, घटता क्रमिक। अब यहां पर आइए, मैंने फिर बोला पाए दो चीज इसके बाद देखेंगे हम। पहला चीज कि जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं, ये आपका प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड की अस्थायित्व दुर्बल क्षेत्र की अपेक्षा ज्यादा होती है, ठीक है। आया, अब इसके बाद सेकंड आएगा। सेकंड के बाद बेसिक नेचर देखते हैं कि जो जितने ज्यादा बेसिक नेचर होगा अस्थायित्व उतने ज्यादा होगी। फ्लोरीन और क्लोरीन आयन में कौन बेसिक ज्यादा हो, फ्लोरीन होता है, तो आपका फर्स्ट होगा, और सबसे कम क्या होगा, थर्ड होगा। बात क्लियर। ऐसे इस पे ध्यान देंगे, कुछ पॉइंट दिए जाते हैं और अस्थायित्व के बारे में पूछा था। 5 और 6 रिंग वाले जो कीलेट होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। समझ में आया, एकदम क्लियर हुआ। एक काम करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग करते रहेंगे, ठीक है ना, लगातार क्वेश्चन करेंगे, जितने क्वेश्चन उतने बेनिफिट होगा। क्वेश्चन करिए, वीडियो देखिए, जो न समझ में आता फिर से आप कमेंट से पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कराइए, और वीडियो पूरा देखेंगे। बीच बीच में कहीं कहीं ट्रिक जरूर मिलेगा। मस्त रहिए और खुश रहिए।